देश की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा जो शब्द चल रहा है वो है जेनजी। देश में करीब 40 करोड़ आबादी ऐसी है जो इस कैटेगरी में आती है। हर पार्टी को ऐसा लग रहा है कि इसका वोट मिले बिना काम नहीं बनेगा। राहुल गांधी अपने तरह से जेनजी से कनेक्ट कर रहे हैं। आरएसएस के चीफ ने अपने अंदाज में उनको रीच आउट किया। नरेंद्र मोदी भी आज युवाओं के बीच पहुंचे। ये जेनजी भी कोई ऑर्डिनरी नहीं थी। मोदी देश के सबसे टैलेंटेड बच्चों के बीच पहुंचे। 12वीं पास करने के बाद लगभग हर बच्चा जिस कैंपस का सपना देखता है, आज मोदी उस कैंपस में थे। आईआईटियन से आज मोदी ने बात की, सिर्फ उनके सपनों की बात की, उनको क्या सपने देखने चाहिए इसकी भी बात की। जो लोग समझते हैं कि मोदी तो 24/7 पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, उन्हें मोदी को और ज्यादा करीब से ऑब्जर्व करना चाहिए। उन्हें स्टूडेंट की तरह मोदी के वर्किंग स्टाइल को नोट डाउन करना चाहिए। आज मोदी ने बहुत सी ऐसी टिप्स दी जो आईआईटियंस ने अपने पास बाकायदा लिख कर रख ली हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और बाकी नेता भी अगर जेनजी से वास्तव में कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनको आज की मोदी की क्लास जरूर अटेंड करनी चाहिए। रिवाइंड करके, पॉज करके बार बार सुननी चाहिए। जो समझ रहे हैं कि जंतर मंतर के प्रदर्शन के बाद सारे तुरुप के पत्ते उनके पास आ गए हैं, 40 करोड़ जेनजी उनके पीछे खड़े हो गए हैं, ये रिपोर्ट उनको चौंकाने के लिए तो नहीं है, लेकिन वो चौंक जरूर जाएंगे, इसकी गारंटी है। चीप से लेकर के शीप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया। देश का कोई युवा इंजीनियर गर्व से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू बिल्ड अ रॉकेट। और आज कहीं कोई युवा कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ ड्रोन। ऐसे अनेक क्षेत्र आपके टैलेंट, आपके इनोवेशन और आपकी लीडरशिप का इंतजार कर रहे हैं, और मैं भी इंतजार कर रहा हूं। इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। आपका ये इंस्टी जो धीरे धीरे आपका अपना घर बन गया, आप अपनी हर सक्सेस में इन सबको याद करेंगे। लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है, वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। आज के सोशल मीडिया के दौर में ये तुलना कभी खत्म नहीं होती, लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है। आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। आज केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कई स्टूडेंट्स उनको उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल्स भी मिले हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन एक आध दो बेटियां होती तो जरा ज्यादा अच्छा होता। सॉरी, एक दो क्यों, ज्यादा होनी चाहिए थी। साथियों, आज आप सभी और सारे स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चलता होगा। हर हॉस्टल के साथ आपकी मेमोरीज, कुमाऊं, आरा, कारा, विंडी, नील, कैलाश, हिमाद्री, इंटर हॉस्टल कंपटीशन के किस्से, पुरानी नोकझोंक, ऐसा कितना कुछ होगा जो विदा होने से पहले एक बार फिर आप जरूर याद करिए। अभी समय तो हो गया है। सतपुरा मैस के पराठे याद आ रहे हो? आप में से कई साथी विंड टी पर भी कुछ और पल भी बिताना चाहते होंगे, और विंड टी पर जाए तो मुझे भी याद करना। 33 मिनट का भाषण, 33 बार तालियां बजी। हर मिनट में ताली, हर बात पर ताली। सतपुरा मैस के पराठे याद आ रहे हो? जगह दिल्ली का आईआईटी, सामने आईआईटी के स्टूडेंट्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मास्टर क्लास। प्रधानमंत्री के सामने ये जितने स्टूडेंट बैठे हैं, इन सबकी उम्र 24 से 27 साल के बीच की है। और ये कोई मामूली स्टूडेंट नहीं है, ये भारत के सबसे टैलेंटेड और गिने चुने जेन जी हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जेन जी को जेन जी की भाषा में ही समझाया। चिप, रॉकेट, ड्रोन, मोदी ने कहा नेता तुम ही हो कल के, तुम ही चिप बनाओगे, तुम ही ड्रोन बनाओगे, तुम ही रॉकेट भी बनाओगे। देश का कोई युवा इंजीनियर गर्व से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू बिल्ड अ रॉकेट। सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए। कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया। साथियों,
आज आप हमारे ड्रोन सेक्टर को भी देखिए। आज इस सेक्टर में युवा नई नई संभावनाएं तैयार कर रहे हैं। कहीं ड्रोन से खेतों में काम दिया जा रहा है, ड्रोन दवाइयां पहुंचा रहा है, ड्रोन देश की रक्षा सुरक्षा में मदद कर रहा है। और आज कहीं कोई युवा कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ ड्रोन। साथियों, भारत के स्टार्टअप रिवॉल्यूशन को इसी पीढ़ी के आप जैसे युवाओं ने ही तराशा भी है, ताकत भी दी है। इसी इंस्टीट्यूट से कितने ही फाउंडर्स निकले हैं। अगर एक इंस्टीट्यूट से इतना कुछ हो सकता है तो सोचिए पूरे देश में कितनी बड़ी ताकत तैयार हो रही है। यूनिकॉर्न्स, डिजिटल पेमेंट्स, फिनटेक रिवॉल्यूशन, इन सभी ने देश के लाखों युवाओं को पहली बार कुछ नया करने का अवसर दिया है। साथियों, अभी ऐसे भी अनेक सेक्टर्स हैं जहां भारत अपनी नई यात्रा शुरू कर रहा है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी उम्मीदों के साथ देश आप जैसे युवाओं की ओर देख रहा है। आईआईटी केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इस देश के लिए क्या है? भारत में जेन जी का मतलब क्या है? जेन जी बड़ा होता है, सोचता है, 10-11 साल का होता है, 8वीं 9वीं के बाद 10वीं में जाता है। अगर वो इंजीनियरिंग, रिसर्च में करियर के बारे में सोचता है, तभी से उसका ड्रीम होता है, मिशन होता है आईआईटी। हाई स्कूल तक जाते जाते इन जेन जी के दिमाग में बस यही रहता है, इंजीनियरिंग या रिसर्च में जाना है तो आईआईटी जाना है। ये जो स्टूडेंट गोल्ड मेडल पा रहे हैं, बीटेक एमटेक की डिग्री पा रहे हैं और प्रधानमंत्री को गौर से सुन रहे हैं, ये किसी नेता के बच्चे नहीं हैं। 90% बच्चे जो आईआईटी आते हैं वो खुद की मेहनत से आए हैं, घंटों पढ़ाई करके तब जाकर आईआईटी बीट करते हैं। ये क्या है? इनकी ताकत क्या है? इन्हीं को नरेंद्र मोदी समझा रहे हैं। इन्हीं से कह रहे हैं असली लीडर तुम ही हो, अपने फील्ड के लीडर तुम ही हो और आने वाले कल के लीडर भी तुम ही हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी एक्सप्लोरेशन, बैटरीज, पावर शॉर्टेज, एनर्जी सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ऐसे अनेक क्षेत्र आपके टैलेंट, आपके इनोवेशन और आपकी लीडरशिप का इंतजार कर रहे हैं और मैं भी इंतजार कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जिन जेन जी से आज कनेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट बात कर रहे हैं, ये तय करेंगे कि 2046 का भारत क्या होगा, 2050 का भारत कहां होगा। मोदी ने आज जितनी बातें दिल्ली आईआईटी के दीक्षांत समारोह में कही, एक प्रधानमंत्री की तरह नहीं कही, एक प्रोफेसर की तरह नहीं कही। जो बात जेन जी के दिमाग में सीधे पहुंचती है उसी स्टाइल में बात की, उन्हीं बातों का जिक्र किया, उन्हीं के मन की बात की। प्रधानमंत्री 33 मिनट की इस स्पीच में वही शब्द लेकर आए जो जेन जी बोलते हैं, समझते हैं, कहां कितने सेकंड का पॉज लेना है। सीधे प्रधानमंत्री के शब्द इन जेन जी के दिल में उतर रहे थे। मसलन प्रधानमंत्री ने इंस्टीट्यूट को इंस्टी कहकर संबोधन किया, हॉस्टल के किस्से की चर्चा की। हर हॉस्टल का नाम उनकी जुबान पर था, कुमाऊं, आराकारा, कारा, नील, कैलाश, हिमाद्री, सतपुड़ा। हॉस्टल के मेस की चर्चा की और जब मोदी स्पीच दे रहे थे उस वक्त लंच का टाइम हो रहा था तो हॉस्टल और मेस की चर्चा कर दी, सीधे कनेक्ट कर लिया, तालियां बज गई। आपका ये इंस्टी जो धीरे धीरे आपका अपना घर बन गया,
आप अपनी हर सक्सेस में इन सबको याद करेंगे। हर हॉस्टल के साथ आपकी मेमोरीज कुमाऊं, आरा, कारा, विंडी, नील, कैलाश, हिमाद्री, इंटर हॉस्टल कंपटीशन के किस्से, पुरानी नोकझोंक, ऐसा कितना कुछ होगा जो विदा होने से पहले एक बार फिर आप जरूर याद करिए। अभी समय तो हो गया है, सतपुरा मैस के पराठे याद आ रहे हो। आप में से कई साथी विंड टी पर भी कुछ और पल भी बिताना चाहते होंगे, और विंड टी पर जाए तो मुझे भी याद करना। नरेंद्र मोदी का यह भाषण बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्टों को समझ में नहीं आएगा। 1990 में एक टर्म आया था सोशल इंजीनियरिंग, जिसका सियासी दलों ने बहुत फायदा उठाया। अब जब जेन जी को मोदी के खिलाफ खड़ा किया तो मोदी ने 2026 में जेन जी इंजीनियरिंग शुरू कर दी है। मोदी ने एक पॉलिटिकल क्रांति की शुरुआत कर दी है। जो लोग मोदी पर पर्सनल कमेंट करते हैं वो शायद इस स्पीच को पचा नहीं पाएंगे, क्योंकि मोदी को जेन जी का दिल कैसे जीतना है और कैसे कनेक्ट करना है ये आता है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मोदी आईआईटी जाएंगे और जेन जी के बीच में भी बाबा बागेश्वर को ह्यूमर में लाएंगे। साथियों, आज आप सभी और सारे स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चलता होगा। हर स्टूडेंट के मन में आने वाले कल की अपनी अपनी तस्वीर होगी। कई छात्र अपनी पहली सैलरी का इंतजार कर रहे होंगे, कोई नए शहर में नई शुरुआत की तैयारी में होगा, कई साथी अपने पहले स्टार्टअप का सपना देख रहे होंगे, किसी ने अगले कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लक्ष्य बनाया होगा। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी का सपना अलग है, लेकिन इन सब के बाद भी एक एहसास ऐसा है जो आप सभी के मन में एक सा होगा। वो दिन याद करिए जब आपका आईआईटी दिल्ली में पहला दिन था, और एक ये आज का दिन है। आप सोच रहे होंगे कि अभी कल की भी तो बात है जब ओरिएंटेशन हुआ था,
और अब ये कॉन्वोकेशन का समय भी आ गया, तो ओरिएंटेशन से कॉन्वोकेशन की इस यात्रा का आपको भरपूर सेटिस्फैक्शन भी होगा और साथ ही आप सभी में जीवन के एक नए चैप्टर की शुरुआत का उत्साह भी होगा। नरेंद्र मोदी के इस भाषण का कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं था। पूरी स्पीच में सीधे कनेक्ट कर रहे थे मोदी। और सिर्फ ये आईआईटी के स्टूडेंट ही नहीं, टीचर, प्रोफेसर, एलुमनाई, सबको मोदी पुराने जेन जी की दुनिया में ले गए। मानो वो लीडर नहीं है, बल्कि कॉलेज से पास हुआ पुराना सीनियर ही उन किस्सों का जिक्र कर रहा हो। अब मैं आपसे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन की बात करूंगा। जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं, निकलते हैं, तो एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रैक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का। किसी को क्या पैकेज मिला, कौन किस कंपनी में गया, किस शहर में गया, किस देश में गया, किसने स्टार्टअप शुरू किया। आज के सोशल मीडिया के दौर में ये तुलना कभी खत्म नहीं होती। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है। आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा। साथ ही अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। मोदी ने आज लेक्चर नहीं दिया। आज के जमाने में जेन जी को समझते हैं, फ्रेंड की तरह उनसे बात की और जब मौका आया तो प्रधानमंत्री का फर्ज निभाया। देश के सबसे टैलेंटेड जेन जी से देश के लिए कुछ करने की अपील भी की, प्रॉब्लम्स की बात की, बताया कि मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन सॉल्यूशन भी है। और सॉल्यूशन कौन है? सॉल्यूशन आज का ये जेन जी है। मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। आप याद करिए, कैंपस लाइफ में सारे फंडे क्लियर होते थे। क्या पढ़ना है, कौन सा असाइनमेंट पूरा करना है, कौन सी परीक्षा देनी है, सब पहले से तय होता था। लेकिन जिंदगी कुछ अलग तरह से चलती है। वहां न कोई तय कोर्स होता है, न कोई क्वेश्चन पेपर होता है। कई बार तो ये भी कोई नहीं बताता कि असली सवाल क्या था। वो सवाल भी आपको खुद पहचानना पड़ता है।
मैंने आईआईटी के अनेक अलुमनाई की यात्रा को देखा है। उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए। उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ बाकी लोग समझौते कर चुके थे। मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल ऐसे ही नहीं बने। रिसर्च का मतलब अमेरिका होता था। इन कंपनियों की ऊपर से नीचे की लिस्ट देख लीजिए, इंडियंस की भरमार है। उनको हिंदुस्तान के जेन जी नहीं उठाया है। आज मोदी आईआईटी में इन छात्रों से यही कह रहे थे कि अब साइंटिस्ट, इंजीनियर दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए बनना होगा, देश के लिए करना होगा। साथियों, अब एक और बड़ी संभावना आप सबके सामने है और वो नया अवसर है रिसर्च। आज देश को नई रिसर्च की बहुत जरूरत है और रिसर्च पर हमारा उतना ही फोकस भी है। प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को रिसर्च करने का अवसर दे रही है, आइडियाज को आगे बढ़ाने का मौका मिले। इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम शुरू की गई है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी हुई है ताकि देश में साइंस और रिसर्च को नई ताकत मिल सके। रिसर्च सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपए तक की फंडिंग की व्यवस्था की जा रही है। अंग्रेजी में बोलूं, 1 लाख करोड़। ये आपके लिए बता रहा हूं। इसी तरह साथियों, एकेडमिक रिसोर्सेज के एक्सेस को भी आसान बनाया गया है। 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आज दुनिया की प्रतिष्ठित रिसर्च जर्नल्स देश के छोटे से छोटे शहर में बिना किसी अतिरिक्त लागत के पहुंच रही है। साथियों, मुझे पता है अभी इस दिशा में हमें लंबी दूरी तय करनी है और ये काम रिसर्च को लेकर आप सबके कमिटमेंट से ही हो सकता है। इसके लिए देश को आपसे अपेक्षा भी है और सबसे बड़ी बात, आप पर भरोसा भी है। ऐसा नहीं है कि मोदी स्पीच ही दे रहे थे। सच्चाई तो यह है कि मोदी की ये बातें आईआईटी के इन सारे बच्चों के दिमाग में उतर रही थी, क्योंकि ये मोदी दिल से कह रहे थे। खुद सुनिए, ये 24 से 25 साल का आईआईटीएन जेनजी है, लेकिन ये जंतर मंतर पर बवाल काटने वाला जेनजी नहीं है। Yeah, the Prime Minister's address was really inspiring, and yeah, like it invoked a lot of nostalgia, and yeah, it made me like more inspired to work harder, and yeah, I'm really curious what the future holds for me. So I would just say that the Gen Z is much more proactive on social media, and so like people don't realize how powerful social media can be, and like yeah, the Gen Z is utilizing it to their fullest, and yeah, like I would love to be a part of it as much as I can, and yeah, contribute to everything whatever I can to my best abilities. इनमें से कोई कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है। जो बीटेक नहीं कर पाए उन्हें आईआईटी में आकर मास्टर्स डिग्री का मौका मिला। अगर आप सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चिप, ड्रोन, रॉकेट और रिसर्च की बात कर रहे हैं तो उसका असर क्या हुआ, खुद सुन लीजिए। प्रॉब्लम नहीं, ये जेन जी सॉल्यूशन की बात कर रहा है।
So particularly Prime Minister's speech was particularly shadowed a lot of light in that sphere. He talked about the upcoming sectors in the country such as space, such as drones, semiconductor chips and so on. So he was particularly motivating in that aspect that youth shall contribute more and more to these sectors, as these sectors are something which weren't available few years back. Then particularly he pressed us on the idea of research, that how research is particularly important for the growth of our country. And I particularly like that aspect, that where he highlighted how in life you really, in question papers, you have a fixed set of questions, you have to answer them. But in life, there are no set of correct questions as well. So you have to find your correct questions for yourself and the correct answers as well. So that was particularly. नरेंद्र मोदी ने 33 मिनट तक खुलकर इनसे बात की, मेडल्स दिए, लेकिन इस स्टेज पर जब मोदी को एक बात खटक गई, जो बात खटकी वो खुद सुन लीजिए। आज कई स्टूडेंट्स उनको उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल्स भी मिले हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन एक आध दो बेटियां होती तो जरा ज्यादा अच्छा होता। सॉरी, एक दो क्यों, ज्यादा होनी चाहिए थी। मोदी ने यह बात क्यों की कि यहां महिला आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। मोदी चाहते हैं कि जो 10 लड़के गोल्ड मेडल लेने आए वहां लड़कियां भी आए, इंजीनियरिंग रिसर्च बेटियां भी करें, मतलब बेटा आगे आए तो बेटियां भी आगे आए। पुतिन ने कीव में फिर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन एक भी बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं रोक पाया है। रूसी हमलों में भारी तबाही मची है। काला सागर में भी रूसी हमले लगातार जारी हैं। यूक्रेन के हथियारों से भरे 3 जहाजों को रूस ने उड़ा दिया है। ज़ेलेंस्की भागे भागे सर्बिया पहुंचे हैं। नाटो और अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को इंटरसेप्टर मिसाइलें देने से साफ मना कर दिया है। पुतिन का निशाना अब नाटो पर है। यूक्रेन का युद्ध अब 26 देशों तक पहुंचने वाला है। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन ने फायर झोंक दिया, यूक्रेन में तबाही मचा दी। ज़ेलेंस्की का एयर डिफेंस ध्वस्त, आग में घिरी राजधानी कीव। यूक्रेन के 8 प्रांतों में हाहाकार, पुतिन के इस्कंदर मिसाइल का कहर। पुतिन ने काला सागर में आग लगा दी, यूक्रेन के 3 जहाजों को उड़ा दिया। युद्ध अब नाटो की जमीन तक जाएगा, तैयारी शुरू हो गई। रूस ने बीती रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर 6 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। पहली मिसाइल रात के 1:15 बजे कीव पर गिरी। धमाका हुआ, बड़े इलाके में आग लग गई। अगले 15 मिनट यानी रात के 1 बजे तक एक एक कर 5 और बैलिस्टिक मिसाइलें कीव पर दंदनाती हुई गिरी। कीव के कई इलाकों में तबाही मच गई, दर्जनों मकान आग के शोले में घिर गए। देखते ही देखते सब जलकर राख हो गया। कीव के ब्रोवरी जिले में 4 साल के एक बच्चे और उसके दादा दादी मारे गए। रूसी मिसाइलों की जद में जो घर आए वहां से अभी कई लोग लापता हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक रूसी बैलिस्टिक मिसाइल उस फैक्ट्री में गिरी जहां काफी कर्मचारी अंडरग्राउंड बंकर में शेल्टर लिए हुए थे। तभी एयर रेड सायरन बजा। हमें तुरंत पता चला कि बैलिस्टिक हमले का खतरा है। हमने तुरंत आदेश दिया और ग्रुप चैट में मैसेज भेज दिया कि सभी लोग फौरन उस जगह से निकलें और शेल्टर में चले जाएं। सब लोग भागने लगे। मैंने सबको वापस मुड़ने के लिए कहा ताकि वे अपने बैग लेने के लिए वापस ना जाएं। हमने सबको वहीं से वापस मोड़ दिया।
हम शेल्टर में चले गए और आधी रात के करीब बहुत जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। ऐसे लगा जैसे वे धमाके बिल्कुल हमारे पास या वेयर हाउस में ही हुए हों। रूस ने इस बार युद्ध में एक और नया प्रयोग किया। बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ S-400 से सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च की। आमतौर पर S-400 से मिसाइल एयर डिफेंस के लिए लॉन्च की जाती है। रूस ने अब इसे अटैक में इस्तेमाल शुरू कर दिया है। रूस ने बीती रात के हमलों में बैलिस्टिक और S-400 मिसाइल के साथ गेरान सीरीज के ड्रोन मिक्स किए। रूस ने 151 ड्रोन चलाए, 6 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलें मारी, S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल दागी। यूक्रेन ने 135 ड्रोन मार गिराए। ज़ेलेंस्की का एयर डिफेंस एक भी बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं रोक पाया। पुतिन आमतौर पर 15 से 20 बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ लॉन्च कराते हैं। इस बार सिर्फ 6 चलाई। पुतिन को पता था कि यूक्रेन में अब एक भी बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने की हिम्मत नहीं है। उसके पास पैट्रियट एयर डिफेंस की गिनी चुनी बैटरी बची हैं, जो ज़ेलेंस्की ने अपने महल की सुरक्षा के लिए बचा रखी है। रूस ने जुलाई में यूक्रेन पर 195 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी। यूक्रेन सिर्फ 29 को रोक पाया। मतलब यूक्रेन की मिसाइल इंटरसेप्ट करने की क्षमता गिरकर 14% पर आ गई है। पुतिन इसी का फायदा उठा रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन के बाद राजधानी कीव का हाल गाजा से बदतर करते जा रहे हैं। अब रूसी मिसाइल हमलों में जलते हुए कीव की तस्वीरें आम हो गई। एक धमाका हुआ, हम कैब के अंदर थे। धमाके के बाद हमारे ट्रक में आग लग गई और पास खड़े दूसरे ट्रक में भी आग लग गई। हम ट्रक से बाहर निकले। हमारे पास अपने कागजात या फिर कोई ऐसी चीज लेने का भी समय नहीं था। हम बस कपड़ों का एक बैग ही निकाल पाए, बस इतना ही। फिर हम ट्रक से दूर भागे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। मैं कागजात निकालने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन मेरी पीठ यहाँ भी जल गई। हमारे पास समय नहीं था। हम बाहर निकले और भाग गए। 7-8 अगस्त की दरमियानी रात रूस ने सिर्फ कीव ही नहीं, यूक्रेन के 8 प्रांतों में तबाही मचाई। यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी राज्य ज़ैपोरिज़िया में 3 लोग मारे गए, 4 घायल हो गए। उत्तर पूर्वी राज्य खार्किव में 2 लोग मारे गए और 7 घायल हो गए। उत्तर पूर्वी राज्य सुमी में 19 लोग घायल हो गए। पूर्वी राज्य डोनेस्क में 1 व्यक्ति की जान गई और 15 घायल हो गए। दक्षिण राज्य खेरसोन में 2 लोग मारे गए और 26 लोग घायल हो गए। दक्षिणी राज्य ओडेसा में रूस ने फुटबॉल स्टेडियम पर हमला कर उसे बर्बाद कर दिया। सेंट्रल यूक्रेन के नेप्रोपेट्रोवस्क में एक शख्स ड्रोन अटैक में घायल हो गया। ये लिस्ट सिर्फ बीती रात की है। यूक्रेन के खार्किव प्रांत का ये एक आम सा कस्बा है। मेन सड़क के ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो एंटी ड्रोन नेट है। मच्छरदानी जैसी ये जाली रूसी ड्रोन हमलों से पैदल यात्रियों और कार सवारों को बचाने के लिए लगाई गई है। यहां किसी भी पल रूसी ड्रोन आ जाते हैं, किसी भी गाड़ी को निशाना बना लेते हैं। ज़ेलेंस्की की सरकार यहां महंगे एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की हालत में नहीं है, लिहाजा लोगों ने खुद ही रास्तों के ऊपर इस तरह के जाल लगा दिए हैं। हम जितना हो सके शांत रहने, आगे बढ़ते रहने और मजबूत बने रहने की कोशिश करते हैं। हम उस दिन का सपना देखते हैं जब ये सब आखिरकार खत्म हो जाएगा, जब हमारे बच्चे सुरक्षित और शांति से बड़े हो सकेंगे और जिंदगी वैसी ही हो सकेगी जैसी हमले से पहले थी।
रूस के पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की लंबी रेंज है जो एक हमले में ही कीव में ज़ेलेंस्की का किला ध्वस्त कर सकती है। फिर बीती रात पुतिन ने सिर्फ इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल क्यों किया? रूस की इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। यह पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों से अलग है। यह लॉन्च होने के बाद वायुमंडल में तेजी से प्रवेश करती है और कुछ ही सेकंड में क्रूज मिसाइलों की तरह 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने लगती है। इस दौरान करीब 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रास्ता बदलते हुए आगे बढ़ती है। इसका निशाना अचूक है। एरर ऑफ मार्जिन सिर्फ 5 से 7 मीटर का है। यह 400 से 700 किलो का खतरनाक विस्फोटक ले जा सकती है। यह पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के वॉरहेड ले जा सकती है। पारंपरिक हथियारों में क्लस्टर बम, बंकर बस्टर बम, थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जैसे वॉरहेड ले जा सकती है। इसे जिस लॉन्चर से दागा जाता है वो कुछ ही मिनट में वहां से मूव कर जाता है ताकि दुश्मन अगर काउंटर अटैक करे तो लॉन्चर को नुकसान नहीं हो। रूस ने बीती रात काला सागर में भी यूक्रेन के 3 जहाजों को उड़ाकर ज़ेलेंस्की और नाटो को तगड़ा झटका दिया है। रूस ने काला सागर में ओडेसा पोर्ट के पास यूक्रेन के 3 कार्गो जहाजों पर हमला किया। इन्हें रूस ने गेरान 4 ड्रोन से निशाना बनाया। रूस का दावा है कि तीनों जहाज नाटो देशों से मिलिट्री इक्विपमेंट और हथियार लेकर यूक्रेन जा रहे थे। ज़ेलेंस्की के पास एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम है जो खाड़ी देशों को भी बेच चुके हैं। फिर रूसी गेरान 4 ड्रोन से काला सागर में अपने 3 जहाजों को क्यों नहीं बचा पाए? रूस ने गेरान 4 ड्रोन की नोज यानी आगे वाले हिस्से को नया डिजाइन दिया है। इसमें एडवांस गाइडेंस सीकर लगाए गए हैं। अगर टारगेट पर हमले के वक्त इसका कम्युनिकेशन लिंक टूट जाए तो यह सेंसर और कैमरे की मदद से खुद टारगेट को पहचान कर उस पर हमला कर सकता है। इसकी स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा है जिसकी वजह से यूक्रेन के सस्ते एंटी ड्रोन इसका मुकाबला नहीं कर पाते। इसमें 180 डिग्री मूव करने वाले पैनोरामिक कैमरे लगे हैं जो वाइड एंगल पर आसपास की तस्वीरें खींचकर रास्ते में आने वाले खतरों से आगाह करते हैं। गेरान 4 ड्रोन 450 से 500 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। रूस ने इसे कोमेटा नेविगेशन सिस्टम और एंटी जैमिंग तकनीक से लैस किया है। इसी वजह से यूक्रेन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इसे आसानी से भटका नहीं पाते। पुतिन को युद्ध जीतने के लिए ज़ेलेंस्की को ड्रोन वॉरफेयर में हराना ही होगा। अब पूर्वी यूक्रेन जहां फ्रंट पर लड़ाई चल रही है वहां यूक्रेन के जितने ड्रोन ऑपरेशन साइट्स हैं उन्हें चुन चुन कर रूस उड़ा रहा है। इन्हें उड़ाने के लिए फैब 500 बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें एक ही बम धमाके में तिनके की तरह उड़ रही हैं। ये पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क रीजन का डोब्रोपीलिया इलाका है। रूस को खुफिया जानकारी मिली थी कि इस इलाके में यूक्रेनी आर्मी ने कई ड्रोन ऑपरेशन साइट्स बनाई थी जहां से रूसी आर्मी को निशाना बनाया जा रहा था। रूस ने एक एक कर सभी साइटों को तबाह कर दिया। कीव समेत यूक्रेन जल रहा है। ज़ेलेंस्की मदद की तलाश में सर्बिया पहुंचे हैं। सर्बिया को रूस का मित्र देश माना जाता है। ईयू का मेंबर होने के बावजूद सर्बिया रूस के ऊर्जा संस्थानों पर बैन लगाने से इनकार करता रहा है। ज़ेलेंस्की जब सर्बिया से दोस्ती गांठ रहे थे तब पुतिन के सुखोई 34 यूक्रेनी चेक पोस्टों और हथियार जीपों को बमबारी से उड़ा रहे थे। रूसी बमबारी इतनी भयानक हो रही थी जिसकी गूंज ज़ेलेंस्की को सर्बिया तक सुनाई दे रही थी। नाटो देशों को ये तस्वीरें बहुत खल रही होंगी क्योंकि रूस जो हथियार डिपो उड़ा रहा है यहां उन्हीं देशों से आए वेपन यूक्रेन ने जमा किए थे। ज़ेलेंस्की भी समंदर की लड़ाई में बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि ब्लैक सी और सी ऑफ अज़ोव में उन्होंने 12 रूसी शैडो फ्लीट पर हमले किए हैं। यूक्रेन ने जुलाई में रूसी शैडो फ्लीट के खिलाफ ऑपरेशन मोलचका शुरू किया था। 6 जुलाई से अब तक रूस के 218 शैडो फ्लीट पर ड्रोन अटैक किए हैं। इनमें 134 सी ऑफ अज़ोव में किए हैं और 84 काला सागर में किए हैं। ज़ेलेंस्की अगर रूस की शैडो फ्लीट को कमजोर कर पाते हैं तो क्रीमिया में रूस के लिए टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। 2014 से ही रूस का क्रीमिया पर कब्जा है। यूक्रेन लगातार यहां ऊर्जा सप्लाई करने वाले रूसी जहाजों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन ने एक बार फिर लंबी दूरी के ड्रोन से रूस की एक और रिफाइनरी को निशाना बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के समारा प्रांत में रिफाइनरी पर हमले किए हैं। सेजरान रिफाइनरी में ड्रोन अटैक के बाद आग लग गई।
रूस यूक्रेन के युद्ध में अब जनता से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। यूक्रेन जहां रूस में वाइल्ड बेरीज सुपर चेन के शोरूम और वेयर हाउसों पर ड्रोन हमले कर रहा है, रूस ने वहीं यूक्रेन के पोवानोस्ता में वेयर हाउस पर अटैक किया है। रूस ने डेल्टा प्लस के वेयर हाउस पर भी तबाही मचाई है। डेल्टा प्लस यूक्रेन में खाद्य और रसद सप्लाई की बड़ी चेन है। वाइल्ड बेरीज रूस का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर है। यह रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान जनता तक डिलीवर करता है। रूस में वाइल्ड बेरीज के 23 बड़े लॉजिस्टिक्स गोदामों पर हमले हो चुके हैं। इससे सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ा है। रूस यूक्रेन में कांटे की ड्रोन वॉरफेयर के बीच पुतिन ने वोर्ड लॉक ड्रोन को लॉन्च किया है। यह एक हेक्साकॉप्टर है जो कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है पूरा सिग्नल ब्लैकआउट होने पर भी सटीक डिलीवरी करता है। यह 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरता है और 15 किलो सामान 30 किलोमीटर दूर किसी भी जगह पर पहुंचा देता है। यह रूस की फॉरवर्ड पोजीशन पर गोला बारूद भी डिलीवर कर सकता है और चिकित्सा सामग्री के साथ साथ खाने पीने का सामान भी पहुंचाता है। यह जीपीएस और गैलीलियो समेत 4 नेटवर्क पर काम करता है। एक नेटवर्क में खराबी आने पर फौरन दूसरे नेटवर्क पर स्विच कर लेता है। पुतिन अब युद्ध में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की को घेरने के लिए पुतिन ने अब फर्स्ट यूक्रेनियन स्पेशल पर्पस वॉलंटियर ब्रिगेड का गठन किया है। इसमें कई छोटी यूनिट और बटालियनों के विलय करके एक ब्रिगेड स्तर की कमांड तैयार की गई है। इसमें ज्यादातर वो यूक्रेनी सैनिक हैं जिन्हें फ्रंट लाइन पर रूस ने पकड़ा है। अब ये सैनिक रूसी सेना का हिस्सा बन गए हैं। इसमें मैक्सिम क्रियोनोस बटालियन, ओलेक्सी बेरेस्ट बटालियन, अलेक्जेंडर मात्रोसोव दस्ता, मार्टिन पुष्कर दस्ता, स्लोबोडस्की दस्ता का विलय किया गया है। रूस के लिए ऐसे यूक्रेनी सैनिक फ्रंट लाइन पर बहुत फायदेमंद साबित हो रहे हैं। रूसी सेना को फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ने में इनसे मिली जानकारी बहुत काम की साबित हो रही है। यूक्रेन के इन पूर्व सैनिकों को उन इलाकों की अच्छी जानकारी है। वो कई साल तक यूक्रेन के लिए युद्ध लड़ चुके हैं। हालांकि जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से ये गलत है और इसे युद्ध अपराध की श्रेणी में माना जाता है। पुतिन का अगला मिशन नाटो को डिस्ट्रॉय करना है। ये बात किसी छोटे मोटे खुफिया संस्थान ने नहीं की है, ऐसा दावा पेंटागन ने किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ हफ्तों में ही पुतिन किसी नाटो देश पर प्रयोग के तौर पर हमला कर सकते हैं। पुतिन अगर अभी रुक गए तो 2029 तक कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। वो नाटो देशों पर हमले जरूर करेंगे। नाटो की जमीन पर पुतिन का हमला पूर्वी यूक्रेन के किसी देश पर हो सकता है। रूस की सेनाएं भी कुछ किलोमीटर अंदर तक जा सकती हैं। बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को भी मूव कराया जा सकता है। इसकी शुरुआत रोमानिया और बुल्गारिया के बॉर्डर से हो चुकी है। बुल्गारिया ने दावा किया है कि रोमानिया और उसके बॉर्डर पर ड्रोन देखे गए हैं, धमाके सुने गए। बुल्गारिया ने खुलकर रूस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन आशंका मॉस्को की तरफ ही जताई है। आज सुबह 8:10 पर एक ड्रोन से जुड़ी घटना हुई। ये ड्रोन बुल्गारिया के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ और बुल्गारिया की सीमा के अंदर लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक कंप्रेसर स्टेशन और बुल्गारिया रोमानिया सीमा के पुराने चेक पॉइंट कारदाम के पास फट गया। ये घटना रोमानिया के कंप्रेसर स्टेशन से लगभग 200 मीटर और ट्रांस बाल्कन गैस पाइपलाइन पर स्थित बुल्गारिया के कंप्रेसर स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर हुई। रोमानिया ने तो रूसी ड्रोन को मार गिराने के लिए ड्रिल भी शुरू कर दी है। सुबह जैसे ही रोमानिया के सरहदी इलाके में ड्रोन घुसे, उन्हें मार भगाने के लिए फौरन F-35 फाइटर जेट को रवाना किया गया। रोमानिया का दावा है कि रूसी ड्रोन से निपटने में उन्हें 15 मिनट से कम का समय लगा। रोमानियन एयरफोर्स का दावा है कि ड्रोन हो या रूसी मिसाइल, वो सबसे निपटने के लिए तैयार है। जिन प्लेन्स को आपने अभी उड़ान भरते देखा, उन्हें बहुत ज्यादा ताकतवर दुश्मनों से लड़ने के लिए बनाया गया है। हम जो मिसाइलें इस्तेमाल करते हैं वो दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइलों में एक हैं। इसलिए धीरे उड़ने वाले छोटे ड्रोन को गिराने के लिए कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है,